नमस्कार। अब मैं चर्चा करूंगा बीए पार्ट थर्ड के लिए छायावाद के अवसान के कारण, अर्थात छायावाद का अंत क्यों हो गया। छायावाद की जो शुरुआत है वो उसका जो उद्भव है वो झरना कृति से माना जाता है, जयशंकर प्रसाद की, जो 1918 में छपी। जयशंकर प्रसाद ने झरना, आंसू, लहर और कामायनी उनका अंतिम ग्रंथ है, जो खड़ी बोली का बहुत बड़ा महाकाव्य माना जाता है। तो क्या कारण रहे कि छायावाद 1936 के बाद अंत हो गया, अवसान हो गया, रचनाएं बंद हो गई। तो एक एक कवि के बारे में चर्चा करें तो इसका जो मुख्य कारण रहा वो तो ये रहा कि 1936 में जयशंकर प्रसाद का देहांत हो गया। और जयशंकर प्रसाद जो इसके जनक माने जाते हैं, छायावाद के जो संस्थापक माने जाते हैं, बहुत बड़े स्तंभ थे, वो ही टूट गए। तो छायावाद को आगे ले जाने वाला कोई ऐसा मजबूत कवि नहीं मिला। तो छायावादी जो मुख्य कवि है जयशंकर प्रसाद, उनकी मृत्यु के साथ ही इस युग का अंत हो गया। पंत और निराला की बात करें तो पंत और निराला ने छायावादी रचनाएं लिखना छोड़कर प्रगतिवादी रचनाएं लिखना शुरू कर दिया था। 1936 में सज्जाद जहीर और मुल्कराज आनंद ने एक कवियों का एक सम्मेलन बुलाया और उस कवियों के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब ऐसी रचनाएं लिखी जाएं जिससे साहित्य के माध्यम से समाज की प्रगति हो सके, जो आगे चल के प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। तो उस प्रगतिवादी जो साहित्य लिखने का जो उनका बीड़ा था, उसमें सबसे पहले जो लखनऊ हुआ था 1936 में, उसमें सुमित्रा नंदन पंत ने अध्यक्षता की थी। अर्थात कहने का जो तात्पर्य है कि सुमित्रा नंदन पंत और निराला दोनों ने छायावादी रचनाएं लिखना बंद कर दिया था। अकेली महादेवी वर्मा बची जो छायावाद के इतने बड़े बीड़े को बहुत आगे तक नहीं बढ़ा पाई। करती रही वो प्रयास, लेकिन छायावादी जो साहित्य है, इतना बड़ा जो साहित्य है, उसमें जो बिखराव आया, उस वजह से छायावादी जो साहित्य है उसका अंत हो गया और प्रगतिवादी जो रचनाएं इतनी हावी हो गई। एक सिद्धांत होता है, साहित्य के लिए या साहित्य समाज के लिए। तो उस समय का जो परिस्थितियां थी, देश काल की जो स्थिति थी, वातावरण था, उस समय साहित्य की जो साधना थी वो कवियों ने कहना शुरू कर दिया, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ कि उथल पुथल मच जाए, आको किल बरसा पावकण। कि अब स्वतंत्रता, एक भारत आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, तो आजादी की लड़ाई में उस समय कवियों का जो दायित्व था वो ये नैतिक दायित्व बन गया था कि जो समाज है, जो संघर्ष कर रहा है, अंग्रेजों से जो लड़ाई लड़ रहा है, उनको हिम्मत बनाए, साहस बढ़ाए, ढांढस बनाए और उनमें जोश भरे, ऊर्जा भरे। तो छायावादी जो साहित्य है 1918 से शुरू होकर 1936 के मध्य में अल्पकाल में ही हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भक्ति काल के बाद छायावादी साहित्य अपने आप में दूसरा सबसे मजबूत साहित्य है। यदि भक्ति काल को हम स्वर्णिम कहते हैं तो छायावादी साहित्य को चांदी का युग तो कह ही सकते हैं। अर्थात दूसरा जो नंबर आता है साहित्यिक दृष्टि से वो छायावादी साहित्य का आता है। एक कारण इसका यह भी रहा कि छायावादी कवि ने जिस भाषा का प्रयोग किया, खड़ी बोली का, वो संस्कृत निष्ठ, व्याकरण निष्ठ और कठिन थी। छायावादी रचना को अच्छे से अच्छा पढ़ा लिखा आदमी भी ठीक से नहीं समझ पाता। क्रांतिकारी निराला की राम की शक्ति पूजा, जो एक लंबी कविता है, उस कविता में जो जिस भाषा का प्रयोग किया है, उस भाषा को हर एक के व्यक्ति के समझने की क्षमता नहीं होती।
जयशंकर प्रसाद ने जो कामायनी लिखी है उसको समझने की क्षमता आम पाठक की नहीं है। वो मानव विकास की सतत चेतना की कहानी कहता है मनुश्रद्धा ईड़ा के माध्यम से। तो एक जो पाठक है वो उस चीज को समझने में उसको जो दिक्कत होती है, ज्यादातर हिंदी साहित्य के इतिहास में साहित्य रचनाएं वो ही रचनाएं ज्यादा प्रसार पा सकी जो सरल भाषा में थी, जन सामान्य की भाषा में थी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा अवधी भाषा में, जन सामान्य की भाषा में, और वो जन जन की जिह्वा पर आ गया। तो इस तरह इनकी जो क्लिष्ट शब्दावली है, क्लिष्ट भाषा शैली है, ये भी एक कारण रहा। और थोड़ी और बात करें, छायावादी कवि ने, छायावादी जो कवि है वो देश काल और वातावरण से बंधा हुआ कवि नहीं है। वो वैश्विक रचना करना चाहता है, शाश्वत रचना करना चाहता है, जिसको देश और काल की जो सीमाएं हैं वो बांध ना सके। वो शाश्वत साहित्य लिखना चाहता है। उसने शाश्वत साहित्य लिखा जो शाश्वत समस्याओं का शाश्वत स्तर पर समाधान देता है। अब जरूरत उस समय तात्कालिक परिस्थितियों के आधार पर समाज को जो अंग्रेजों से संघर्ष कर रहे थे उनमें जागरूकता बढ़ने की थी, और छायावादी कवि जन सामान्य की समस्याओं को सीधे सीधे अपने साहित्य में स्थान नहीं देता है। वो वैश्विक समस्या को, शाश्वत समस्या को अपने साहित्य में स्थान देता है और उसका समाधान भी शाश्वत स्तर पर देता है। तो इस तरह उनका जो साहित्य है वो साहित्य साहित्य के लिए है, कला कला के लिए है, कला समाज के लिए उन्होंने उनका ज्यादा उद्देश्य नहीं रखा। ये कभी अंतर्मुखी प्रकृति के कवि थे चारों ही, तो इनकी अंतर्मुखी भावना थी, वो ज्यादातर भावों में रमी रही और तत्कालीन समाज को, तत्कालीन युग को एक अलग प्रकार के साहित्य की जरूरत थी जो आगे जाके प्रगतिवादी साहित्य के नाम से जाना गया।